हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि हम बीएनएस के रैपिड रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 4 तक के प्रोविजन कवर किए थे। आज का जो सेशन है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, जहाँ पे विद केस लो हम यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेंगे इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में बात करता है? बेसिकली महिला और बालक, ये दो लोगों के बारे में बात करता है। बालक किसको बोला जाता है? बालक ऐसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसको बालक बोला जाता है। इसमें हमने परिभाषा भी देखा था। और दूसरा आता है महिला के विरुद्ध अपराध। अब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है सेक्शन नंबर 63 से लेकर 99 तक में बताया गया है, जहाँ पे लैंगिक संबंधी अपराध यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस बताए गए हैं 63 से लेकर 73 तक में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें वो है आपका बलात्संग का, यानी कि रेप वाले प्रोविजन आते हैं। तो यहाँ पे जो बलात्संग है उसके उपबंध को लाने का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है इस प्रोविजन को रखने का? तो यहाँ पे कहता है कि संभोग प्रवृत्ति एवं विवाह की पवित्रता को बनाए रखना, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो संभोग प्रवृत्ति होती हैं, ये सब कि शादी के बाद की पवित्रता वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए पत्नी पर पति का एकाधिपत्य को आवश्यक माना गया है। हालांकि इसमें क्या कहा कि एक जीवन निर्माण के लिए एक प्राकृतिक किया गया। देखो, अब ये जो चीज़ है संभोग प्रवृत्ति जो होती है ये एक जीवन निर्माण के लिए होती है, ठीक है। इसका गलत यहाँ पे यूज ना हो सके उसको रोकने के लिए यहाँ पे इसका प्रोविज़न लाया गया था। अब यहाँ पे एक प्रोविजो की बात अगर हम करें तो यहाँ पे इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संभोग करे, यानी ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे विवाह होता है, ठीक है, विवाह के बाद तो ठीक है उन जो पति पत्नी होते हैं उनका चलता है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई पुरुष है कि किसी भी स्त्री के साथ अगर ऐसा करना चाहे तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। उसी को रोकने के लिए यहाँ पे इस प्रोविजन को इंसर्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से अन्यथा किसी स्त्री के साथ संभोग करता है तो यह विधिक भाषा में इसको बलात्कार कहा जाता है, यानी कि इसको रेप कहा जाता है, जो सेक्शन नंबर 375 या 376 में हुआ करता था। कहाँ पे? इंडियन पिनल कोड में। अब क्या कर दिया गया, इसको 63/64 में कर दिया। 63 में क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन बताता है कि ये कब कहा जाता है, यानी रेप कब कहलाएगा, इसको कब कहा जाता है, ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद 64 में पनिश करता है, यानी पनिशमेंट की बात करता है। उसके बाद एक केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश, 2002 का मामला था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बलात्कार एक मानवता के विरुद्ध अपराध है, ठीक है। यानी कि जो रेप होता है, जो रेप के ऑफेंसेस होते हैं वो क्या है, एक इंसानियत के विरुद्ध अपराध हो जाता है, जिसे सख्ती से बरतना चाहिए, उदारता से नहीं। यानी कि जब तक सख्ती इसमें नहीं बरतेंगे तब तक ये मामले कम नहीं होंगे। हालांकि अगर कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें सख्ती बरतना जरूरी है, चाहे कोई भी छोटा से छोटा ऑफेंस हो या बड़ा से बड़ा ऑफेंस हो, सभी में क्या होना चाहिए, यहाँ पे सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सख्ती कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राकेश कुमार, 2009 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आपका रेप वाले मैटर होते हैं, बलात्संग वाले मैटर होते हैं, वो क्या है, एक हीनियस ऑफेंस होता है, यानी कि एक गंभीर अपराध होता है जिसमें जो दोषी होते हैं उनको सज़ा देने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो ऑफेंस है बहुत ही ज़्यादा हीनियस है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्रूर तरीके का ये ऑफेंस हो जाता है, जिसमें अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें सज़ा देने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं बैरेक्ट से, ठीक है। अब बैरेक्ट आप खोलिएगा, ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहता है सेक्शन 63 जो पहले 375 था, यहाँ पे कहता है रेप को परिभाषित करता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, यानी कि एक पुरुष जो है वो रेप करता है, ये तब कहा जाता है जब, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है पेनिट्रेट हिज पेनिस, यानी कि वो खुद जो उसका पेनिस होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करे कहाँ, एनी किसी भी विस्तार तक, इनटू द वजाइना, यानी कि जो महिला होती है उसके वजाइना में, उसके माउथ में, अगर इसको मुंह में भी इसको पेनिस को पेनिट्रेट करता है,
या फिर यूरेथ्रा ऑफ एनस, ये किसी भी तरीके से ये क्या करता है, इंसर्ट करता है अपने पेनिस को, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, रेप किया है। ठीक है। दूसरा आता है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट, यानी कि जो अपने पेनिस है वो इंसर्ट करता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है, चाहे हाथ हो, उंगली हो, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उंगली का कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट, नॉट बिंग द पेनिस, यानी कि अगर पेनिस नहीं है उसके अलावा कोई पार्ट इंसर्ट करता है महिलाओं के वजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में किसी महिला के, अथवा मेक्स हर टू डू सो हिम और एनी पर्सन, यानी कि वो खुद करता है या फिर किसी को करने को ऐसा कहता है, तब इस प्रकार से कहा जाता है वो रेप करता है। तीसरा पॉइंट आता है कि मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ वोमेन, यानी कि जो वोमेन है, स्त्री है, उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उसके साथ क्या किया जा सके, पेनिट्रेशन किया जा सके, यानी संभोग किया जा सके। ठीक है, इस तरीके से इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स कि उसके मुंह में हो सकता है। ठीक है, एनस तो वही है, यूरेथ्रा है, वजाइना है, किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है, या तो खुद करे या तो किसी को करने को बोले। ठीक है, उस महिला को। डी नंबर आता है अप्लाई हिज माउथ टू द वजाइना, यानी कि जो पुरुष है अपना मुंह को कहाँ पे लगाता है, उसके वजाइना में लगाता है, एनस में, यूरेथ्रा में, या फिर वोमेन के, या फिर वो खुद करता है या किसी अन्य के साथ करने के लिए ऐसा कहता है, तो क्या कहलाता है, वो रेप की कैटेगरी में आ जाता है। आगे और समझ में ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो हम पेनिट्रेट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर अप्लाई कर रहा है अपना माउथ को, तो ये 4 तरीके से किया जा रहा है। वो निम्न परिस्थितियों में अगर किया जाता है तो भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये रेप कहलाएगा। पहला आता है कि अगर वो सारी चीज़ें जो मैनिपुलेट करने की बात आती है, पेनिट्रेशन की बात आती है, इंसर्ट करने की बात आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर महिला की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो महिला है उसकी कंसेंट के बगैर किया जा रहा है, ठीक है, महिला की सहमति के बिना किया जा रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा आता है मृत्यु या उपहत्या के भय में डालकर आदि सम्मति, मान लीजिए उसकी महिला की सहमति प्राप्त भी की गई है तो उसको हो सकता है मृत्यु या उपहत्या का भय दिखाया गया हो कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या फिर घोर उपहत्या कारित कर दूंगा, मारपीट करेगा। तो इस तरीके से अगर कंसेंट प्राप्त की गई है तब भी वो रेप ही कहलाएगा। 4th पॉइंट आता है जब महिला ने सहमति इस कारण दी है कि वह विश्वास करती है कि वह उसका पति है, यानी कि जो महिला है जिसके साथ ऐसा किया जा रहा है, मैनिपुलेट उसको किया जा रहा है, पेनिट्रेट किया जा रहा है, अगर यहाँ पे उससे सहमति इस कारण मिली है क्योंकि उस महिला है उसको ये ऐसा विश्वास है कि वह ऐसा पुरुष है जिसके साथ वह पूर्ण रूप से विवाहित है, तो यहाँ पे जो कंसेंट दे रही है ये भी क्या है, यहाँ पे भी रेप कहलाएगा। उसके बाद आता है 5 नंबर, यहाँ पे कहता है जब सहमति चित्त विकृति मत्तता के कारण दी गई हो, दैट मीन्स जो महिला है हो सकता है वो पागल हो या फिर नशे में हो, मत्तता का मतलब नशे में हो, इस कारण से अगर उसने कंसेंट दी है तब भी वहाँ पे उसकी कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी और वो रेप कहलाएगा, और उसके साथ ऐसा कुछ होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जब मान लीजिए कोई महिला है जो 18 वर्ष से कम आयु की है तो भी उसकी कंसेंट जो है, अगर कंसेंट ले भी लिया है तो वो कंसेंट नहीं कहलाएगी। उसके बाद आता है महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ, यानी कि जो महिला है अगर वो अपनी कंसेंट को बताने में, कंसेंट देने में अगर असमर्थ है और फिर भी आपने समझ लिया कि हाँ चलो ठीक है इसने कंसेंट दे दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी पूरी तरह से प्रॉपर अभिव्यक्त रूप से कंसेंट होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे पूरे कंसेंट की बात तो चल ही रही है, यानी सहमति की बात तो चल रही है, तो एक सेक्शन आता है इंडियन एविडेंस एक्ट में था पहले 53A, अब जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 48 में हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि बलात्कार के मामलों सम्मति का अगर यदि प्रश्न होता है, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो लड़का होता है अगर जिसने ऐसा पेनिट्रेट किया है उस महिला के साथ, अगर महिला ने मना कर दिया कि मैंने कोई सहमति नहीं दी थी और लड़का कहता है कि यहाँ पे सहमति उसने दी है, तो यहाँ पे क्या माना है, उदाहरणा क्या की जाती है कि उसके कोई सहमति नहीं थी। अगर सहमति की बात आती है, अगर लड़की ने मना कर दिया तो यहाँ पे लड़की की ही बात मानी जाती है, लड़के की बात नहीं मानी जाएगी। ये लड़के को साबित करनी पड़ेगी कि यहाँ पे उसकी सहमति थी।
ठीक है, या फिर लड़का कहता है कि उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में भी बात करता है, तो उसके बारे में भी कोई वो नहीं चलेगा कि जो लड़की है वो उसका काम ही यही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ये इररिलेवेंट हो जाती है। उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 149 का जो प्रोविजो एक है, यहाँ पे कहता है कि प्रति परीक्षण में सम्मति का प्रश्न यदि विवाद है, यानी कि जो इशू है, मेन इशू वो ये है कि उसकी सहमति, यानी महिला की सहमति थी उसके बाद ये सब हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या माना जाता है कि ऐसी सहमति के बाद साधारण व्यभिचार या पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि जो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पहले भी तुम कर चुके हो ऐसा ये तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा साधारण व्यभिचार के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है, अब यहाँ पे स्पष्टीकरण की बात करते हैं। तो स्पष्टीकरण में यहाँ पे एक आपने वजाइना अभी पढ़ा था हमने कि वजाइना क्या होता है, तो इस धारा के प्रयोजन के लिए ना, तो इसके अंतर्गत वजाइना के अंतर्गत बृहद भगोष्ठ यानी लेविया मेजोरा भी आता है। लेविया मेजोरा एक पार्ट होता है वजाइना का, ठीक है, तो इसमें ये भी शामिल होता है, वजाइना के अंतर्गत ही ये चीज़ आता है लेविया मेजोरा। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण नंबर 2, यहाँ पे कहता है कि सहमति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। इसका मतलब कि कोई स्पष्ट सहमति होनी चाहिए उस महिला की, तभी आप यहाँ पे सहमति वैलिड करार कर सकते हो। जैसे महिला शब्दों, संकेतों या किसी मौखिक या अमौखिक संसूचना और लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, तो ये क्या कहलाएगी कि उसने कंसेंट दी है। ठीक है, भले किसी भी तरीके से उसने इच्छा जाहिर की हो लैंगिक कृत्य करने के लिए, चाहे मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से संसूचना दी हो, संकेतों के माध्यम से उसने दी हो, ठीक है, शब्दों के माध्यम से दी हो, ये कंसेंट कहलाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी कंसेंट है तो कंसेंट नहीं कहलाएगी। हालांकि आपको कंसेंट जो है, सहमति जो है वो साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अगर केस आ चुका है न्यायालय के अंदर, तो लड़की हमेशा मना करेगी कि उसने कोई कंसेंट नहीं दिया था, उसकी सहमति नहीं थी। उसके बाद आता है प्रोविजन, या यदि ऐसी महिला प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के लिए सहमति प्रदान की है। अब यहाँ पे जब उसके साथ ऐसा पेनिट्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसके साथ ऐसा ऑफेंस हो रहा है, तो उसने कोई विरोध नहीं किया है। मान लीजिए विरोध नहीं किया, मतलब हो सकता है वहाँ पे कुछ चोट का निशान नहीं हो, कुछ खरोच के निशान नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सहमति दी ही थी इसलिए वहाँ पे खरोच नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, परीक्षण में पूछा जाता है कि यहाँ पे आपसे कोई भी ऐसा खरोच तो था नहीं, यानी कि आपने विरोध नहीं किया, इसका मतलब कंसेंट आपने दी थी, सहमति दी थी, इसका ये मतलब नहीं समझा जाएगा, ठीक है, कि उसने सहमति दी थी। उसके बाद आता है अपवाद। अपवाद यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर आता है, जहाँ पे किसी चिकित्सीय प्रक्रिया अंतःप्रवेशन से बलात्कार गठित नहीं होता है। अब यहाँ पे उस किसी महिला का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और उसकी जो वजाइना वगैरह है वहाँ पे कुछ उसको मेडिकल टर्म की भाषा में बोले तो यहाँ पे अगर जैसे एक टेस्ट होता था 2 फिंगर टेस्ट, आपने सुना होगा 2 फिंगर टेस्ट, हालांकि इसको अब इनवैलिड घोषित कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। यानी कि जो 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था उसको अब यहाँ पे वैलिड नहीं बताया गया है, एक केस के माध्यम से इसको इनवैलिड कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर अंतः प्रवेश किया जाता है, कुछ चीज़ इंसर्ट की जाती है उसके वजाइना वगैरह में, तो वो बलात्कार नहीं कहलाएगा। एक केस था लीलो उर्फ राजेश एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा राज्य, 2013 का मामला था। इसी केस में क्या कहा तो 2 फिंगर टेस्ट जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब इसमें क्या होता था, जो महिला है, महिला के वजाइना में जब इसको देखने के लिए कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता था कि 2 फिंगर टेस्ट के तहत 2 उंगली, डॉक्टर जब यहाँ पे इसको एग्जामिनेशन करते थे तो 2 उंगली क्या करते थे उसकी वजाइना में इंसर्ट करते थे। अगर प्रॉपर तरीके से चली गई है तो वहाँ पे माना जाता था उसके साथ रेप हुआ है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं जाता था 2 उंगली, तो वहाँ पे क्या माना जाता था इसके साथ रेप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसको असंवैधानिक घोषित कर देगा कि ये 2 फिंगर टेस्ट अब नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक आता है एक्सेप्शन नंबर 2 यानी अपवाद नंबर 2। यहाँ पे कहता है किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ महत्वपूर्ण या लैंगिक कृत्य आदि करना बलात्कार नहीं है। ठीक है ना। अब देखो
यहाँ पे मैंने ये शब्द छोड़ दिया है कि पत्नी से 18 वर्ष से कम आयु के साथ, ये वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए ए है, ए ने बी के साथ विवाह किया, बी उसकी पत्नी है, तो उसके साथ ये वो कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि संभोग कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए ए की पत्नी कौन है, बी है, बी 18 वर्ष से कम आयु की है, और फिर ये अगर ए बी के साथ ऐसा कोई एक्ट करता है तो ये क्या माना जाएगा, ये रेप के श्रेणी में आ जाता है। अगर बी चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे ए के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, एफआईआर दर्ज करवा सकती है। उसके बाद केस आता है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का मामला था। इसमें क्या कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375, अब जो सेक्शन 63 हो गया है, ठीक है। अपवाद नंबर 2 में 15 वर्ष था। अब यहाँ पे इस केस के माध्यम से क्या किया गया था, पहले आईपीसी में 15 वर्ष था, इस केस के माध्यम से 18 वर्ष किया गया था, लेकिन इसको प्रकाशित नहीं किया गया था, यानी कि इंडियन पिनल कोड में इसको 18 वर्ष नहीं किया गया था। लेकिन अब बीएनएस में क्या कर दिया, 18 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 64, अब यहाँ पे पनिशमेंट की बात आती है। तो पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो बलात्कार के लिए तो जो कोई उपधारा 2 में उबंधित मामलों के सिवाय, यानी कि जो 64 का सब सेक्शन 2 है, यानी ए वाला पार्ट, इसको छोड़ करके अगर किसी भी तरीके का बलात्कार करता है तो उसको 10 वर्ष कम, यहाँ पे 10 वर्ष तक कारावास हो सकता है, यानी कि कम से कम की बात करता है। ये मिनिमम 10 ईयर्स पनिशमेंट है फॉर रेप के लिए, और अधिकतम की बात करें इसमें आजीवन कारावास तक और कठोर कारावास होगा। इस कारावास भी 2 तरीके का होता है, हमने पिछले रैपिड रिवीजन क्लास में पढ़ा था। एक होता है सादा कारावास और दूसरा होता है आपका सश्रम कारावास। तो सश्रम कारावास की बात करता है, यानी कठोर कारावास होगा इसमें, और साथ ही साथ इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा आता है जो कोई निम्न अपराध करेगा उसे कठोर कारावास से जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक होगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास। यानी कि अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो आजीवन कारावास यहाँ पे बताया गया है ऊपर, इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि उसके शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा। आजीवन कारावास का अगर होगा तो इसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर यार समझ में, तो 10 वर्ष तो यहाँ भी है, ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पे आजीवन कारावास जो है वो बताया गया कि शेष प्राकृत जीवन काल, जितना भी जीवन बचेगा वो हमेशा जेल में ही काटेगा। अब इसके अंतर्गत जो रेप के दंड दिए गए ना, वो किसके लिए बताया गया है, वो ऐसे चीज़ के लिए बताया गया है जो कस्टडी में अगर रेप होता है, जैसे मान लीजिए पुलिस की कस्टडी में है, किसी गार्जियन के संरक्षण में है और फिर उसके साथ हो जाता है, या जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में क्या होता है कि उनके संरक्षक में होते हैं ना, कोई पेशेंट रहता है, अगर उनके संरक्षण में होते हुए जो मैनेजमेंट वहाँ का होता है उनके संरक्षण में होते हुए उनका रेप हो जाता है, तो उसके बारे में बात करता है सब सेक्शन 2 की बात करता है। अब पहला इसमें आता है कि पुलिस अधिकारी होते हुए या उसकी अभिरक्षा में बलात्कार, यानी कि जो पुलिस कस्टडी में अगर कोई महिला है और उसके साथ ऐसा बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में बात करता है। इसमें स्पष्टीकरण नंबर ग है, स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है पुलिस अधिकारी से क्या मतलब होता है, यानी पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो जो पुलिस अधिनियम 1961 बनाया गया है उसके अनुसार यह देखा जाएगा कि कौन पुलिस के अंतर्गत आता है, पुलिस अधिकारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। दूसरा आता है कि कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट या उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ लोक सेवक द्वारा क्या किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अभिनियोजित सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके द्वारा किसी कोई महिला उनके अभिरक्षा में है और उनके द्वारा क्या किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस है इसके अंतर्गत 3 सेनाएं आती है, यानी नौसेना, सैन्य बल या वायुसेना या विधि द्वारा गठित कोई अर्धसैनिक बल भी आती है, यानी कि जो लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बल यहाँ पे गठित की गई है, ठीक है, बनाया गया है, और उसके अंदर कोई जितने भी जवान होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा अगर यहाँ पे रेप किया जाता है तो उसके बारे में बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विधि द्वारा स्थापित किसी जेल, यानी कि अब जो जेल होती है या रिमांड होम होता है या अभिरक्षा के कोई अन्य स्थान है जहाँ पे महिला और बालकों को किसी संस्था के कर्मचारी होते हुए यहाँ पे उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बारे में बात करता है।
अस्पताल के प्रबंधक तंत्र द्वारा महिला के नातेदार, संरक्षक, अध्यापक यानी गार्जियन भी आ गया। सांप्रदायिक हिंसा, पंथी हिंसा के द्वारा, यानी कि अगर कोई भी ऐसी हिंसा होती है जो सांप्रदायिक रूप से हो, जैसे धार्मिक कोई हिंसा हो गई और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल गए इकट्ठा दंगे फसाद कर रहे हैं वहाँ पे, उसके दौरान अगर बलात्कार होती है तो इसके अंतर्गत आ जाता है। किसी गर्भवती महिला के, यानी कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसके साथ अगर ऐसा रेप होता है तो उसके बारे में पनिशमेंट यहाँ पे बताएगी। ऐसी महिला जो सहमति देने में असमर्थ हो, उसके साथ किसी महिला पर नियंत्रण प्रभाव रखने वाले व्यक्ति द्वारा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट इस सबसेक्शन 2 में कितनी मिलेगी? 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तो शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, यानी कि जितना भी जीवन बचा रहेगा वो वहाँ जेल में ही बिताएगा। ये पनिशमेंट इन सभी चीज़ों के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे एक सेक्शन आती है, सेक्शन नंबर 65, जो कहता है कतिपय मामलों में बलात्कार के लिए दंड। अब कुछ ऐसे मामले बताए गए हैं जहां और कठोर दंड बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई 16 वर्ष से कम आयु की महिला है और उसके साथ बलात्कार होता है, तो उसमें जिसके द्वारा बलात्कार ऐसा किया जा रहा है, जिसके द्वारा रेप किया जा रहा है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? कठिन कारावास होगा सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी रेप वाले में दंड की बात आएगी तो वहाँ पे हमेशा कठोर कारावास की बात आ रही है। तो कम से कम कितनी सज़ा होगी? 20 वर्ष तक। 16 वर्ष से कम आयु की बात कर रहा हूँ, 16 वर्ष से कम आयु के महिला है उसके साथ अगर हो रहा है तो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी सज़ा, और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, शेष प्राकृत जीवन काल के लिए जुर्माना भी हो सकता है। परंतु यहाँ पे कहता है जुर्माना पीड़ित के चिकित्सीय खर्चों पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा, यानी कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वो किसको दिलाया जाएगा? वो पीड़िता को दिलाया जाएगा। पीड़िता के चिकित्सीय खर्चे, जो मेडिकल एग्जाम, जो मेडिकल बिल होंगे उसके, ठीक है ना, मेडिकल खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसमें दिलाया जाएगा। जो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए आवश्यकता होगी, उसके लिए यहाँ पर दिलाया जाएगा। ये तो बात होगी 16 वर्ष से कम आयु की, यानी कि 12 से ऊपर और 16 से कम के बारे में बात करता है। और दूसरा यहाँ पे क्लॉज कहता है कि 12 वर्ष से अगर कम आयु की महिला के साथ अगर ऐसा बलात्कार होता है तो कठिन कारावास, जो 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, और आजीवन कारावास तक शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, या फिर मृत्युदंड। अब यहाँ पे एक मृत्युदंड भी जोड़ दिया गया है। फर्स्ट क्लॉज में मृत्युदंड नहीं था, सेकंड में क्या कर दिया गया? मृत्युदंड भी जोड़ दिया गया कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। और बाकी प्रोविजन तो वही है, चिकित्सीय खर्चे में जो भी जुर्माना लगाया जाएगा, चिकित्सीय खर्चे के लिए उस पीड़िता को दिलवाया जाएगा, ठीक, पुनर्वास के लिए जो भी हो उसमें दिलाया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 66, जो बात करता है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकसित दशा कारित करने के लिए दंड, यानी कि आप उसके साथ इस तरीके से रेप कर रहे हैं कि उसको बार बार लगातार उसके साथ ऐसा किया जा रहा है और उसके मृत्यु भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में, तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 64 के उधार 1 और 2 के दंड किसी अपराध को अगर करता है कोई व्यक्ति, तो और जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है, या तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? उसको 20 वर्ष से कम का सजा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, और मृत्युदंड भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 67 जो बात करता है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान, यानी कि उनका डिवोर्स टाइप का हो गया, वो अलग रह रहे हैं और फिर भी पति के द्वारा उसके साथ वैसा मैथुन किया जाता है, और कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिक्री के अधीन उसको अलग कर दिया गया उन दोनों को, और फिर भी ऐसा अगर करता है सहमति के बिना करता है, तो उस जो पति है उसको 2 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना होगा। सज़ा इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे था तो उसका पति, बाद में डिक्री के साथ अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे सज़ा थोड़ी सी कम कर दिया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 68, जो बात करता है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन अगर किसी की अभिरक्षा में है कोई महिला, और उसके साथ ऐसा अगर कोई किया जा रहा है, प्राधिकार में कोई लोक सेवक है, विधि व्यवस्थापित अधीक्षक, अस्पताल प्रबंधक द्वारा, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, तो यहाँ पे कहता है कि बलात्कार की कोड में नहीं आता है जो चीज़, उसको कठोर कारावास जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माने से भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरित करना यानी वैश्वासिक संबंधों का दुरुपयोग करने की बात आती है। भाई अगर कोई किसी की गार्जियनशिप में है तो उसके विश्वास के संबंध के तौर पे है ना, तो अगर वहाँ उस विश्वास का दुरुपयोग किया जाता है तो वहाँ पे 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, कठोर कारावास। ठीक है, मैथुन के अंतर्गत सेक्शन 63 वाले वही चीज़ आ जाएंगे जो कृत्य यहाँ पे बताए गए हैं ए से डी तक में। ठीक है, जैसे पेनिट्रेशन, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्पष्टीकरण 2 यहाँ पे कहता है स्पष्टीकरण 1 भी इस पर लागू हो जाएगा।
उसके बाद आता है ये एक नई धारा जोड़ी गई थी 69, जो कहता है प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि के प्रयोग करके मैथुन करना। जो कोई प्रवंचन साधनों द्वारा ये महिला को विवाह करने का वचन देगा, उसे पूरा न करने के आशय के बिना उसके द्वारा मैथुन करता है, बलात्कार कोर्ट में नहीं आता है, वो 10 वर्ष तक कारावास से जुर्माने से। अब यहाँ पे देखिए, अगर ए है बी के साथ ऐसा उत्प्रेरणा करता है या ऐसी धोखा देने के उद्देश्य से या विवाह करने के उद्देश्य से यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे विवाह करूँगा, और उसके साथ क्या करता है, यहाँ पे मैथुन कर लेता है, यानी इंटरकोर्स उसके साथ करता है, और बाद में ये मुकर जाता है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगा। हालांकि यहाँ पे तो कंसेंट रही होगी बी की, फिर भी यहाँ पे यहाँ पे क्या किया गया, प्रवंचनपूर्ण साधनों द्वारा उसको उत्प्रेरित किया गया है, एक वचन देकर यहाँ पे किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये बलात्कार की कोर्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है एक को। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और उसके साथ यहाँ पे मैथुन होकर कर लेते हो, इंटरकोर्स कर लेते हो, और फिर आप मुकर जाते हो बाद में, तो आपको 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 70, जो सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप की बात करता है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई गैंग रेप करता है तो उसको 20 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, ठीक है। जुर्माना जो होगा वो चिकित्सीय खर्चों के लिए दिया जाएगा पीड़िता के। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके सामान्य आशय को अग्रसर में करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ। ये गैंग रेप किसके साथ ऊपर वाला होता है, 18 वर्ष से ऊपर वाले की महिला के साथ। लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ अगर गैंग रेप होता है तो उसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। बाकी पनिशमेंट तो वही सेम है, ऊपर वाले जैसी शेष प्राकृतिक जीवन काल हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 71, यहाँ है पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड। यहाँ पे मान लीजिए एक बार किसी ने रेप किया था, उसके बाद उसको कुछ सालों तक जेल में रखा गया था, उसको छोड़ दिया गया, बाद में फिर से वो आके वही चीज़ कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है, उसको मृत्युदंड तक दिया जा सकता है, या फिर उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास दिया जा सकता है, आजीवन कारावास। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 72, जो बात करता है आपका कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण करने के लिए। यानी कि अगर कोई भी ऐसे मामले आते हैं जो सेक्शन 64 से 71 तक के प्रोविजन की बात करता है, यानी 64 से 71 के अधीन अपराध, जो रेप से संबंधित जितने भी अपराध हैं, अगर वो उन अपराधों को कोई भी व्यक्ति प्रकाशित करता है, ठीक है, या मुद्रित करता है, तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा की प्रावधान किया गया है 2 वर्ष तक के लिए। यानी कि जो रेप पीड़िता है, यानी जो पीड़िता है, जो लड़की है, जो महिला है, उसके नाम के बारे में, उसका नाम, उसके गांव, उसके घर के बारे में, उसके पिता के बारे में, अगर ये सारी चीज़ें अगर कोई छापता है तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। आगे और समझ में। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा 1 की बात किसी बात का विस्तार निम्न पर नहीं होगा। यानी कि ये जो ऊपर वाले दंड बताए गए हैं ना प्रकाशित करने के वाले, तो वो कब लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे कहता है पहला, पुलिस थाने के बाहर साथ अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी या उसके लिखित आदेश से सद्भावनापूर्वक किया जा रहा हो, तब यहाँ पे ये 2 वर्ष का कारावास नहीं होगा। पीड़ित व्यक्ति या उसके लिखित प्राधिकारी, यानी जो पीड़िता है उसको खुद यहाँ पे प्राधिकार दे दे। तीसरा आता है यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी हो, यानी कि जो पीड़िता है वो वो उसकी मृत्यु हो चुकी हो, डेथ हो चुकी हो, या फिर वह बालक या विकृत चित्त है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति का निकट संबंधित है उसके लिखित प्राधिकार द्वारा। यानी कि कोई 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता है या फिर कोई पागल है, तो उसके जो ओर से अथॉरिटी दे सकता है, अगर वो उसने अथॉरिटी दे दिया है उसके नातेदारों ने, तो यहाँ पे उसको प्रकाशित किया जा सकता है और यहाँ पे उसको कोई सज़ा नहीं होगी प्रकाशित करने वालों की। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 73। अब यहाँ पे इसको एक नया सेक्शन जोड़ा गया था। यहाँ पे कहता है अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले या का मुद्रण प्रकाशन करना। अब सेक्शन 72 अभी हमने पढ़ा था, मुद्रित और प्रकाशित करने वाले चीज़। अब यहाँ पे कहता है कि किसी अपराध का मुद्रण या प्रकाशन न्यायालय की अनुज्ञा से करेगा तो उसे किसी बात के कारावास से जो 2 वर्ष तक जुर्माने से रहेगा, ठीक है। यानी कि अनुज्ञा के बिना अगर ऐसा कोई प्रकाशन किया जा रहा है न्यायालय के अनुज्ञा के बिना, तो यहाँ पे 2 वर्ष तक का कारावास होगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुद्रण प्रकाशन इस धारा के अपराध नहीं है। यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट होते हैं उसको यहाँ पे प्रकाशित किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे कोई भी यहाँ अपराध नहीं है। आइए समझ में। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 में
अगला जो हमारा है सेक्शन नंबर 74 से 79 तक के बारे में, वो है आपका महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला के बारे में। यानी कि जो आपराधिक बल होते हैं और हमला का प्रयोग किया जाता है ये महिलाओं के विरुद्ध, उसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जाननी होगी कि बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है और हमला क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बल की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 128 बल को बताता है, यानी कि फोर्स को बताता है, फोर्स क्या होता है। क्रिमिनल फोर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 129 बताता है कि 129 ये क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 130 जो बात करता है कि हमला क्या होता है, यानी कि जो असॉल्ट क्या होता है। ठीक है, असॉल्ट जो होता है, असॉल्ट में सिर्फ एक डर उत्पन्न होता है आपके अंदर। किसी ने आपको ना तो मारा है ना पीटा है, सिर्फ आपके अंदर अगर डर उत्पन्न हो गया है तो वो कहलाता है कि आपके ऊपर हमला किया गया। हमला लिखा इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर अटैक कर दिया है, मार दिया है आपको, एक तमाशा मार दिया, एक यहाँ पर मार दिया, ठीक है ना, हाथ से मार दिया, पैर से मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपके मन में एक डर उत्पन्न हो गया कि अब ये मुझे मारने ही वाला है। अगर ऐसा डर उत्पन्न हो गया तो वो क्या कहलाता है, हमला कहलाता है। अब एक एक चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका बल। और हाँ, यदि आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस पूरे बीएनएस का तो आपको 499 रुपीज़ में पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करना होगा और उसके साथ आपको मैं क्यूआर कोड भेज दूंगा, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 128, ठीक है। और आपको अगर बीएनएसएस और बीएसए का पीडीएफ तीनों एक साथ पीडीएफ चाहिए तो आपको 799 में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। बल यानी कि फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति दिन में 3 कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है। एक तो कोई गति कर देता है, यानी कोई मोशन लाता है, या फिर गति परिवर्तन कर देता है या गतिहीनता कर देता है। देखो, गति का मतलब कि कोई चीज़ रुका हुआ है, आप उसको एक गति दे देते हैं, वो चलने लगता है, ठीक है। गति परिवर्तन का मतलब ये एक चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, अब उसको अचानक से आप क्या कर देते हो कि धीरा, यानी कि बहुत तेज़ी से रफ्तार में और चला देते हो, ठीक है, ये गति परिवर्तन हो गया। गतिहीनता का मतलब कोई चीज़ चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, आप उसको अचानक से धीमे कर देते हो, ठीक है। तो यानी कि गति परिवर्तन या गतिहीनता, 3 चीज़ें आप करते हो। और किस तरीके से करते हो, 3 माध्यम से करते हो। पहला स्वयं की शक्ति द्वारा, यानी कि खुद के द्वारा करते हो, स्वयं की जो पावर है उसके द्वारा करते हो, या किसी पदार्थ के बयान के द्वारा, यानी कि कोई आप ऐसा पदार्थ रखते हो, जैसे मान लीजिए कोई ठंडे पानी में नहा रहा है और अचानक उसमें आप एकदम गर्म पानी डाल देते हो, तो क्या कर रहे हो, आप किसी पदार्थ के माध्यम से बयान कर रहे हो। या फिर किसी जीव जंतु को उत्प्रेरणा देकर, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और आपने एक कुत्ता बांधा हुआ, कुत्ता को आपने छोड़ दिया, तो आपने क्या किया, बल प्रयोग किया। किसके द्वारा, जीव जंतु को उत्प्रेरणा देकर कि जाओ उसको काटो। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, बल का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग किया है। लेकिन ये अभी तक अपराध नहीं है। अपराध कब कहलाएगा, ये सेक्शन 129 बताता है। तो सेक्शन 129 ये क्रिमिनल फोर्स को बताता है कि बल में 3 बातों को जोड़ दिया जाए तो वो आपराधिक बल कहलाएगा, ठीक है। तो बल ही क्या कहलाता है, आगे चलकर आपराधिक बल बन जाता है। ये कब कहलाता है, जब बिना सहमति के किया जाए। यानी कि कोई व्यक्ति नहा रहा है, ठीक है, और गर्म पानी अगर डाल रहा है तो भाई उसकी कंसेंट ले लो, सहमति ले लो कि भाई गर्म पानी थोड़ा आराम से नहाना, देख के नहाना। आपने कोई कंसेंट नहीं ली, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। किसी अपराध को करने की आशा, यानी कि आपका इंटेंशन जो है वो बल का प्रयोग करने का, कोई अपराध करने का है, तो आपने क्या किया कि गाड़ी को बहुत थोड़ी स्लो चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, आपने अचानक से तेज कर दिया ताकि उसको झटका लग जाए पीछे वाले को, और उसको हो सकता है चोट लग जाए। तो ये आपने क्या किया, आपने उसमें एक गति परिवर्तन कर दिया है, जहाँ पे गति परिवर्तन के माध्यम से आपने बल का प्रयोग किया और आपका इंटेंशन क्या था, अपराध करने का, तो आपने क्या किया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया। तीसरा आता है क्षति, भय या क्षोभ करने का आशय, यानी कि जैसे ही आपने कुत्ता वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे वो निकला, आपने कुत्ते को छोड़ा,
जैसे ही छोड़ दिया वो आपने क्या किया, सामने वाले के मन में, अगर आपका इंटेंशन है कि सामने वाले के मन में एक क्षति हो, यानी भय उत्पन्न हो जाए उसको, या फिर क्षोभ उत्पन्न हो जाए परेशान करने के लिए, तो एनॉय करने के लिए, तो आपने क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको जो बल है उसको क्रिमिनल फोर्स बनाना है, यानी फोर्स को क्रिमिनल फोर्स बनाना है, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आपको फोर्स में क्या जोड़ना पड़ेगा, विदाउट कंसेंट, यानी कि उसकी बिना सहमति। दूसरा, इंटेंशन ऑफ ऑफेंस और फियर, यानी कि या तो आप डर का इंटेंशन हो, आपका डर, सामने वाले को डर उत्पन्न हो जाए, या फिर क्षोभ हो, भय हो, क्षति हो, या फिर आपका इंटेंशन क्या है कि कोई ऑफेंस करने का। तो जैसे ही ये चीज़ आती है विदाउट कंसेंट प्लस इंटेंशन ऑफ ऑफेंस और फियर, या तो अपराध करने का इंटेंशन या फिर भय बनाने का इंटेंशन, अगर ये चीज़ शामिल हो जाती है तो क्या बन जाता है आपका क्रिमिनल फोर्स, यानी आपराधिक बल बन जाता है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 130 की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 130 क्या बात करता है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है कि संभव जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को आशंका हो जाए कि वह ऐसा अंग विक्षेप तैयारी करता है और वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा कि आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। अब इसका मतलब यह ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई बल का प्रयोग कर रहा है या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है तो वो कुछ एक्ट करता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्ट तो कर रहा है उसको मारने, जैसे वहाँ पे डरा रहा था, कुत्ते को छोड़ रहा था, गर्म पानी डाल रहा था, ऐसा वहाँ कुछ नहीं कर। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामने वाले को, जैसे ए है, यहाँ पे बी खड़ा हुआ है, ए ने क्या किया, बिल्कुल डंडा उठाया, उसकी तरफ बहुत घूर घूर के देख रहा है बी की ओर, और यहाँ पे ए जो है अपने बाह को ऊपर कर रहा है, जो शर्ट पहना हुआ है फुल बाह की, और उसको ऊपर मोड़ रहा है। तो बी को, सामने वाले को क्या आशंका हुई, हो सकता है ये मुझे मारने वाला होगा, ठीक है, या डराने वाला हो। जैसे ही इसके मन में ये भय उत्पन्न हो जाता है, जैसे ही आशंका उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा कि ए ने बी पे हमला किया है। जनरली आप हमला को यही कहते हैं ना कि हमला किया, यानी कि बी ने क्या किसी को मार दिया, मान लीजिए ए को, तो आपने क्या किया, बी ने ए के ऊपर हमला कर दिया है। यह हमला नहीं कहलाएगा। हमला तब कहलाएगा जो अटैक करने से पहले की जो सिचुएशन होती है, यानी कि जो सामने वाले पर आशंका उत्पन्न होती है मन ही मन कि अब मुझे ये मारेगा, ये मारने ही वाला है, तो जो आशंका उत्पन्न हो रही है उसी को क्या कहा जाता है, हमला कहा जाता है, असॉल्ट कहा जाता है। इंग्लिश लॉ में इसे बैटरे कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक स्टोन ने कहा, क्या कहा इसे, किसी व्यक्ति को स्पर्श किए बिना पीटने का प्रयत्न, यानी कि उसको छुए बिना उसको पीटने का प्रयास करना, वो क्या कहलाता है, हमला कहलाता है। भाई उसको छुओगे नहीं तब तक कैसे पीटोगे, तो ये छूने के पहले यानी पीटने के पहले जो आशंका उत्पन्न हो रही है प्रकार से, उसी को क्या कहा जाएगा, यहाँ पे हमला कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया बैटरे के बारे में, तो यहाँ पे कहता है इंग्लिश लॉ, असॉल्ट इज कॉल्ड बैटरे, यानी कि जो असॉल्ट है उसको बैटरे कहा जाता है इंग्लिश लॉ में, यानी क्षति करने के प्रयत्न को, यानी कि किसी को इंजरी करने के प्रयास को ही क्या कहा जाता है, हमला या बैटरी कहा जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह एकमात्र एक ऐसा अपराध है जो आशंका पे दंडनीय है, यानी कि सामने वाले को अगर ऐसी आशंका हो गई कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है सामने वाले के ऊपर, और ये आशंका मात्र पे ही दंडनीय बनाया गया है। तो यहाँ पे एक्टस रिया क्या है हमले में, जो आशंका हो रही है वही आपकी एक्टस रिया कहलाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 74 की। अब यहाँ पे बल्क आपका स्टार्ट हो गया कि दंड के बारे में, ठीक है। तो महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, यानी कि अगर किसी के ऊपर, यानी किसी महिला के ऊपर कोई व्यक्ति इस आशय से हमला करता है, हमला का मतलब सामने वाले को आशंका हो रही है, उस महिला को आशंका हो रही है, आपराधिक बल का प्रयोग इस आशय से करता है कि जब सामने वाली महिला है जो उसकी क्या हो, लज्जा भंग हो जाए। तो यहाँ पे उसकी लज्जा भंग करने के आशय से ऐसा अगर कोई अपराध करता है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, साथ साथ जुर्माने पे। तथा यह धारा हर व्यक्ति पर लागू होती, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, पुरुष स्त्री का मतलब क्या हो गया, जैसे जो कोई यहाँ पे क्या लिखा है,
जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करता है, जो कोई भी आ सकता है भाई, महिला भी आ सकता है, पुरुष भी आ सकता है। अगर कोई स्त्री भी उसकी लज्जा भंग करने के लिए ऐसा कुछ करती है तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। कोई ट्रांसजेंडर है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 75। ये बात करता है आपका लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। अब लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कहता है कि ऐसा कोई पुरुष, ऊपर वाले सेक्शन में ऐसा कोई पुरुष नहीं लिखा था कि कोई पुरुष महिला की लज्जा भंग करता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति लिखा था। लेकिन कोई अगर महिला की लज्जा भंग करता है तो वहाँ पे दोनों आ गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पुरुष पे लागू होता है ये सेक्शन। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई भी पुरुष निम्न कार्य करेगा तो वह लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। तो क्या कार्य कर रहा है, हो सकता है वो शारीरिक स्पर्श या अग्नि क्रियाएं करे जिन्हें अवांछनीय या लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव हो। यानी कि अगर कोई पुरुष सामने किसी स्त्री को क्या करता है, शारीरिक स्पर्श करता है और इस तरीके से करता है कि जो अवांछनीय है, यानी लैंगिक संबंध बनाने से संबंधित, ठीक है, लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट जो प्रस्ताव रखता है, या फिर लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, या फिर उससे डिमांड करता है कि उसके साथ वो क्या करना चाहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, या फिर महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है, यानी कि महिला की कंसेंट नहीं है, सहमति नहीं है, फिर भी उसको इस तरीके का साहित्य दिखाता है। साहित्य का मतलब उसको हो सकता है कुछ पोर्नोग्राफी दिखाता हो, कुछ वीडियोग्राफी ऐसा कुछ दिखाता हो अश्लील टाइप का, तो यहाँ पे, या फिर लैंगिक आभास से टिप्पणी करता हो, जैसे आप बोल देते हो ना किसी लाज चढ़ती लड़की को माल बोल देते हो, या फिर किसी अन्य तरीके कोई टीका टिप्पणी करते हो, ठीक है, पटाखा बोल देते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, वो क्या आ जाते हैं, ये आपका लैंगिक उत्पीड़न के तहत आएगा और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है भाई। इसलिए किसी को भी बोलना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बोलो, ठीक है। तो इसमें अगर कोई करता है तो कितना दंड मिलेगा, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 खंड 1 से 3 तक की बात करता है, यहाँ तक अश्लील साहित्य दिखाने तक की बात करता है, अगर वो ऐसा अपराध करता है तो कठिन कार्रवाई जो 3 वर्ष तक हो सकती है जुर्माने में, और कोई लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है अगर, तो उसको 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। आइए समझ में। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करो और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करो, लैंगिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आगे बात समझ में ना। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 76 जो बात करता है विवश करने की आशय से महिला पर। अब किसी महिला पे कोई पुरुष इस आशय से हमला करता है या इस आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करता है कि उस महिला को आप निर्वस्त्र कर सको, यानी कि उसको आप बिना कपड़ों के कर सको, उसको कपड़ा छीन सको, कपड़ा निकाल सको उसकी शरीर से, बॉडी से, तो इस तरीके का करते हो या कोई दुष्प्रेरण करते हो ऐसा, तो आपको 3 वर्ष से कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी, अधिकतम 7 वर्ष तक के जुर्माने से। उसके बाद आता है दृश्यरतिकता, यानी कि आप किसी को प्राइवेट कृत्य करते हुए आप घूर घूर के देखते रहते हो, यानी कि कोई पुरुष जो है किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को, यानी कि हो सकता है वो शौच कर रही हो या फिर कपड़े चेंज कर रही हो, ठीक है, किसी तरीके से वो अगर प्राइवेट कार्य कर रही है और वहाँ पे अगर आप कोई एकटक देखेगा या फिर उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति कहने पर अन्य कोई व्यक्ति ऐसा उसका चित्र खींचेगा या चित्र को ट्रांसमिट करेगा, प्रसारित करेगा, तो यहाँ पे आपको कितनी सज़ा होगी। अगर पहली बार है अगर आपका ऑफेंस तो कम से कम 1 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष जुर्माना, और अगर आपको दूसरी बार है उसके बाद अगर आप फिर भी नहीं सुधरते हैं तो आपको कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जुर्माना कितना होगा ये अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है। अब यहाँ पे प्राइवेट कृत्य का अर्थ भी बता दिया गया स्पष्टीकरण में। तो प्राइवेट कृत्य का अर्थ क्या है, प्राइवेट कृत्य का अर्थ वही है जहाँ पे प्रत्याशा की जाती है कि वो एकांत में है और उसे कोई नहीं दिख रहा है। अब भाई प्राइवेट कृत्य का मतलब क्या होता है कि अगर कोई महिला प्राइवेट कृत्य कर रही है इसका मतलब वो उसके मन में ये है कि उसको कोई भी नहीं देख रहा है, ठीक है। अब हो जैसे मान लीजिए बाथरूम में वॉशरूम जाती है, वहाँ पे उसको लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा है, और फिर भी अगर वहाँ पे कोई देखता है इस तरीके से तो यहाँ पे कहा जाएगा कि उसने प्राइवेट कृत करते हुए आपने देखा है और आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। कोई ड्रेस चेंज कर रही, कपड़े चेंज कर रही है और आप वहाँ देख रहे हैं एक टक, तो उसके बारे में। उसके बाद स्पष्टीकरण नंबर 2 जहाँ पे पीड़िता चित्रों को खींचने की सहमति दे देती है। मान लीजिए कोई लड़की है उसने बोल दिया कि चलो ठीक है, चाहे प्राइवेट कृत करे चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसे सहमति दे दी कि आप उसकी तस्वीर खींच लीजिए, ठीक है।
लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि उसको आप ट्रांसमिट करिए, प्रसारित करिए, सबको सेंड करिए, सबको भेजिए। ठीक है, सिर्फ आपको खींचने की सहमति दी थी, आपको ट्रांसमिट करने की सहमति नहीं दी थी। तब ऐसा यहाँ पे अगर ऐसा किया भी जाता है ना, तो यहाँ पे इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 78। सेक्शन नंबर 78 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीछा करने की बात आती है कि कोई पुरुष जो निम्न तरीके से किसी महिला का पीछा करते, पीछा करने का मतलब जैसे जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे इस लेक्चर को, तो हमने बताया था कि पीछा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके जस्ट पीछे फिजिकली आप शारीरिक उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछा करने का मतलब ये होता है कि आप उसको इंटरनेट के माध्यम से भी पीछा कर सकते हैं, यानी कि बार बार उसको, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इस तरीके से बार बार उसके पीछे लगे, उसको बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसको मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल के माध्यम से मैसेज कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसके अनिच्छा दर्शित करने के बाद, यानी कि उस महिला की सहमति के विरुद्ध भी, यानी इच्छा नहीं है उसकी कि आप वो ऐसा करो, फिर भी अगर आप ऐसा करते हो तो पहली दोषसिद्धि पे आपको कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बार अगर उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको 5 वर्ष तक की सज़ा होगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, अपवाद हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अपवाद यहाँ पे क्या है कि ये कब यहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा। तो पहला आता है यदि कोई पुरुष को अपराध का निवारण करने के लिए या पता लगाने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है राज्य द्वारा, यानी स्टेट क्या किया गया है, स्टेट के द्वारा उसको किसी पुरुष को यहाँ पे उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि आप इस लड़के के पीछे करिए और किसी अपराध का निवारण करने के लिए ये जरूरी है, तो वो पुरुष अगर ऐसा करता है तो वो भी यहाँ पे अपराध नहीं कहलाएगा इस सेक्शन के अंतर्गत। विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त का पालन करने के लिए, यानी विधि द्वारा कोई अधिरोपित शर्त है और उस शर्त को पालन करने के लिए ऐसा कहा गया है, तो यहाँ पे ये अपराध नहीं माना जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त नियोजित था, यानी कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे ऐसा आपने जो पीछा किया था वो क्या है, युक्तियुक्त और न्यायोचित था, तब भी आप यहाँ पे क्या है, अपराधी नहीं माने जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 79। अभी हमने देखा था कि किसी महिला की लज्जा भंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमला करके वहाँ पे था, आपराधिक बल का प्रयोग करने के था। लेकिन ये जो सेक्शन थी इंडियन पेनल कोड में लास्ट में थी, सेक्शन नंबर 509 में थी। टोटल 511 सेक्शन थे, ठीक है। तो 509 में ये धारा थी। अब इसको 79 में यहीं पे कर दिया गया है कि शब्द, अंग, विक्षेप या कार्य के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ना तो आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, ना ही उसके ऊपर हमला कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पे शब्दों के माध्यम से या कोई अंग विक्षेप, कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो जिससे सामने वाली महिला का लज्जा का अनादर हो रहा हो, उसका अपमान हो रहा होगा। तो इस तरीके से अगर कोई अतिक्रमण आप करते हो तो कम से कम 3 वर्ष की सज़ा होगी और जुर्माने से दंडित होगा। जैसे मान लीजिए उसको गाली गलौज कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मान लीजिए किसी महिला को आप बोलते हो कि आप तुम तो यही काम करते, तुम्हारा धंधा यही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे उसको प्रोस्टिट्यूट बोलते हो, तो वो क्या कर रहे हो, उसकी महिला का लज्जा भंग कर रहे हो, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। तो ये जो आप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हो उसके लिए ना आपको सज़ा मिल सकती है, कितनी, कम से कम 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। उसके बाद आता है विवाह एवं गर्भपात से संबंधित अपराध के विषय में, सेक्शन 80 to 92 में बताया गया। तो सबसे पहला आता है आपका दहेज मृत्यु के बारे में। तो दहेज मृत्यु किसके बारे में बात करता है, किसी महिला के बारे में, यानी कि अगर किसी महिला का विवाह हुआ और विवाह के अगर 7 वर्ष के भीतर उसकी अननेचुरल डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर नेचुरल तरीके से हुई, प्राकृतिक रूप से हुई तब तो ठीक है, अगर अप्राकृतिक रूप से डेथ हो गई तो ऐसी अवधारणा की जाएगी कि उसकी डाउरी डेथ हुई है। अगर खास करके अगर उस महिला के पिता या फिर भाई या फिर उसके मायके वालों ने कुछ ऐसा आरोप लगा दिया तो यहाँ पर पूरी तरह से किसके ऊपर हम यहाँ बर्डन चला जाता है साबित करने का, जो उसका पति था महिला का, उसे या फिर पति के नातेदारों पर चला जाता है कि वो प्रूव करें कि उसके साथ कोई ऐसी डाउरी डिमांड नहीं की, डाउरी के लिए डेथ नहीं हुई है। यहाँ पर क्या किया सकता है, यहाँ पर अवधारणा की जा सकती है। तो ये डाउरी डेथ कब कहलाती है, तो यहाँ पे कहता है कि जब किसी महिला की मृत्यु कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है, यानी कि उसको हो सकता है वो जल जाए या कोई ऐसी शारीरिक क्षति हो जाती है। साथ ही साथ उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा, यानी कि सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा का मतलब कि असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, अननेचुरल तरीके से उसको शारीरिक कोई क्षति होती है, कोई जल जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।
और साथ ही साथ अगर मान लीजिए ये साबित कर दिया जाता है, ये दर्शित किया जाता है, ये बताया जाता है उसके मायके वाले को द्वारा कि मृत्यु के कुछ पूर्व यानी जब डेथ हुई थी उस महिला की, डेथ होने से पहले क्या किया गया था, उसके पति द्वारा या फिर उसके नातेदार द्वारा क्या किया गया था, डाउरी की डिमांड की गई थी। ठीक है, यानी दहेज की मांग की गई थी या उसके संबंध उसके साथ क्रूरता की थी, क्रुएल्टी की गई थी या उसके तंग किया गया था, तो यहाँ पे ये अवधारणा की जाएगी, माना जाएगा न्यायालय के द्वारा ये दहेज मृत्यु है ये। उसके बाद स्पष्टीकरण कहता है कि जो आपका ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज का क्या अर्थ होगा, दहेज का अर्थ वही होगा जो सेक्शन नंबर 2 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बताया गया है। अब सेक्शन नंबर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 की परिभाषा की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी संपत्ति, चाहे चल हो या अचल संपत्ति हो, कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, चाहे विवाह के समय दी गई हो, विवाह के पूर्व दी गई हो, विवाह के पश्चात किसी समय दी गई हो, तो यहाँ पे अगर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से मांगी या दी गई हो तो दहेज के अंतर्गत आती है। चाहे मान लीजिए स्वयं जो महिला के पिता लोग हैं, उसके मायके वाले हैं, वो स्वयं अगर ऐसा कोई चीज़ देते हैं, चल संपत्ति अचल संपत्ति कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, चाहे विवाह के पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, चाहे लेते हों चाहे देते हों, ये क्या कहलाता है, दहेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक केस था कंसराज बनाम पंजाब राज्य 2000 का मामला था। यहाँ पे दहेज मृत्यु का अपराध गठित करने के लिए 2 आवश्यक बातें बताई गई। ठीक है, 2 आवश्यक बातें क्या थी, पहला था कि दहेज मृत्यु का ठीक पूर्व कर दहेज की मांग की जाती है। ठीक है, दहेज की मांग की जाती है या फिर ऐसी मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता की गई हो, अगर ऐसा सब दर्शित कर दिया जाता है ना, तो ये क्या कहलाता है कि ये ऐसी मृत्यु क्या है, ये दहेज मृत्यु है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बातें साबित हो जाती है तो अभियुक्त को दहेज मृत्यु के लिए दंडित किया जा सकता है। अब ये अभियुक्त को ऊपर यह बर्डन लाए करता है कि वो साबित करे कि ऐसा कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में महेश चंद्र पांडे 2000 का मामला था एसनी सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि दहेज की मांग के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, मान लीजिए कि डाउरी डिमांड के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, तो अभियुक्त को इस धारा के अंदर दंडित नहीं किया सकता। भले ही उसने उसके मायके वालों ने यहाँ पे आरोप लगाया हो कि उसने दहेज के लिए मांग की थी, सब कुछ किया था, लेकिन अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो भाई उसको कैसे साबित करोगे। तो बिना साक्ष्य के अभियुक्त को सजा हो ही नहीं सकती ना। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य महेश चंद्र पांडे का मामला था, इसमें बताया गया था। उसके बाद आता है मृत्यु से ठीक पूर्व का अभिप्राय। अब इसका मतलब क्या है, मृत्यु से ठीक पूर्व का मतलब क्या होता है, कितने दिन कितने महीने। तो यहाँ पे मृत्यु के कितने दिन कितने महीने कितने वर्ष पूर्व दहेज की मांग की गई थी, इसके लिए एक केस है शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015 का मामला था। इसमें कहा गया था कि जो मृत्यु से ठीक पूर्व शब्द लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि दिन माह ये वर्ष नहीं है। इसके लिए ये आवश्यक मात्र ये है कि दहेज की मांग मृत्यु के निरंतर कारण रहना चाहिए, यानी कि जो आपका मृत्यु हुई है वो दहेज की मांग के कारण हुई है, बस इतना होना चाहिए। ये मृत्यु का ठीक पूर्व का मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि इतने दिन के अंदर, इतने समय के अंदर, इतने साल के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है एक और केस था एम श्री निवासुलु बनाम आंध्र प्रदेश 2007 का मामला था। इसमें डाउरी डेथ के मामले में दहेज की मांग क्रूरता और मृत्यु के बीच में संबंध होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो डाउरी डेथ हुई है उसमें जो डाउरी डिमांड्स है उसके और जो मृत्यु हुई है उन दोनों के बीच में बहुत ही नज़दीक का संबंध होना चाहिए कि डाउरी डिमांड के कारण ही डाउरी डेथ हुई है, ऐसा होना चाहिए, तभी यहाँ पे उसको सज़ा मिल सकती है। बाकी केस तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे कर्नाटक राज्य बनाम MB गंजूनाथ 2003 का मामला था, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी है। उसके बाद दहेज मृत्यु के बारे में उदाहरणा की बात करते हैं तो BSA के सेक्शन 118 है, यानी कि जो अब BSA लागू हो चुकी है धारा 118, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 113B में हुआ करता था, अब ये 118 में कर दिया गया। यहाँ पर कहता है कि जब प्रश्न यह हो कि क्या मामला दहेज मृत्यु का है और अगर यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की गई थी तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि दहेज मृत्यु। तो यहाँ पे सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है कि अगर यहाँ पे विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर उसके अननेचुरल तरीके से डेथ हो गई है तो यहाँ पे न्यायालय तो ये अवधारणा करेगा ही करेगा कि दहेज मृत्यु हुई है, लेकिन ये और भी जटिल वो हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से मान लेगा न्यायालय जब यहाँ पे ये दर्शित कर दिया जाए कि उसके डेथ से पहले क्या किया गया था, डाउरी की डिमांड की गई थी। अगर ये दर्शित कर दिया जाता है तो
तो यहाँ पे डाउरी डेथ की अवधारणा की जा सकती है। और यहाँ पे दंड की अगर बात करते हैं तो डाउरी डेथ के लिए 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। यानी कि जो डाउरी डेथ की बात हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 80 की, तो सेक्शन नंबर 80 में पनिशमेंट कितना है, जो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। यानी 7 वर्ष से अधिक तो पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन 7 वर्ष से कम किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 81, ये 493 जो हुआ करता था हमारे आईपीसी में, विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कार्य से बाहर। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो पुरुष है, वो किसी महिला के साथ विवाह करने का प्रवंचना करता है और एक विश्वास उस इन दोनों के बीच में क्रिएट करता है, विश्वास क्रिएट करता है, प्रेरित करता है कि वो उसके साथ विवाह करेगा और उसके साथ धोखा देता है, उसके साथ सहवास करता है, मैथुन करता है, तो उसको किसी बात कार्रवाई से जिसकी 10 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब द्वि विवाह की बात करते हैं। ठीक है, द्वि विवाह यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक विवाह कर लिया तो उसके बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, जब तक, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए कौन हो गया, पति हो गया, और बी कौन हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, प्लस और माइनस समझ जाइए। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, बी से विवाह कर लिया है, तो ए जो है वो कब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता, जब तक बी की डेथ ना हो जाए या फिर बी से डाइवोर्स ना हो जाए, तब तक जो ए है ये दूसरा विवाह नहीं कर सकता। उसी तरीके से बी भी क्या नहीं कर सकती, जब तक इसके पति जो जिसके साथ विवाह हुआ है उसकी डेथ ना हो जाए, या फिर जो ए है ए से उसका डाइवोर्स ना हो जाए, तब तक क्या है, ये दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, पति और पत्नी दोनों के ऊपर होता है। परंतु यहाँ पे मुस्लिम पुरुष को छोड़, क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं उनकी जो मुस्लिम लॉ होता है उसमें क्या किया जा सकता है, एक समय में केवल एक पति या पत्नी रखने का अधिकार होता है, किसमें, मुस्लिम पुरुष को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति के पास। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम होते हैं उनके पास कुछ अधिकार होते हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, एक से ज़्यादा विवाह करने का। अब सेक्शन नंबर 82 यही बात करता है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह नहीं हो सकता है। अगर ये करते हैं तो यहाँ पे 7 वर्ष तक का हो सकता है सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अब अपवाद की बात करते हैं, अपवाद भी इसमें है। यहाँ पे कहता है कि यदि सक्षम न्यायालय तो पहले विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे वॉइड घोषित डिक्लेयर कर दिया गया है पहले विवाह को, तो यहाँ पे दूसरा विवाह किया जा सकता है। दूसरा आता है अपवाद की यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति के 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो, उसके बारे में सुनाना। यानी कि ए ने बी से विवाह किया मान लीजिए, ठीक है, और बी को ए से अलग रहना पड़ रहा है। यानी कि अलग रहने का मतलब क्या, कारण क्या है कि ए मिल ही नहीं रहा है, ए पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, ठीक है, और 7 वर्ष से अधिक का समय हो गया, तो बी क्या कर सकती है, यहाँ पे नया विवाह कर सकती है। ठीक है, वही सेम चीज़ पुरुष पे ही अप्लाई हो जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति मुस्लिम पुरुष है, तो क्योंकि मुस्लिम विधि के अनुसार क्या है, एक मुस्लिम क्या कर सकता है, एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है। ये मुस्लिमों की बात अलग है भाई, उनके कानून अलग चल रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है, तो उसमें एक साथ 4 पत्नियां रख सकते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे इसके अनुसार अप्लाई होगा। अब इसमें पनिशमेंट की बात करते हैं, तो जो कोई भी विवाह पूर्व बात को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसे पुनः विवाह किया जाए, यानी कि अगर ए ने क्या किया, बी से एक बार विवाह कर लिया, अब ए जो है सी से विवाह करना चाहता है, अब सी से ये बात छुपा रहा है कि उसने बी से विवाह कर चुका है। अगर ये छुपाने के बाद सी से विवाह कर रहा है ना, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को दोनों किसी बात की कार्रवाई से 10 वर्ष तक का सजा हो सकती है। किसको, ए को, जिसने छुपाया है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 83 जो बात करता है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना की बात करता है। यानी कि भाई ए ने क्या किया, बी के साथ विवाह तो नहीं किया मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो विवाह कर्म होता है सारे चीज़ कर लिया, उसके साथ सहवास वगैरह सब कुछ कर लिया, यहाँ पे 7 वर्ष तक की सज़ा होगी, जुर्माना होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे। अब विवाहित महिला को आपराधिक आश्रय से फुसला कर ले जाना। अगर कोई भी महिला को किसी पुरुष के द्वारा, जो कोई किसी महिला को क्या करता है, किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना जानता है और उसने क्या किया है, विश्वास का कारण पर्याप्त कारण रखते हुए उस महिला को फुसलाकर लेके चला जाता है और इस आशय से ले जाता है कि वो किसी के साथ आयुक्त संभोग कर इल्सिट क्या करे, इंटरकोर्स करे या फिर उसी के साथ इंटरकोर्स करे, तो वहाँ पे 2 वर्ष तक की उसको सज़ा होगी। सज़ा यहाँ पे 2 वर्ष क्यों है, क्योंकि फुसला कर ले जाना मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो महिला है बहुत ही ज़्यादा छोटी बच्ची है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी समझदार है अगर उसकी विवाह हो चुका है एक बार तो। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 3। इस धारा के लिए 3 बातें अपेक्षित है, ठीक है। पहला क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की अपेक्षा से विवाहित महिला को ले जाना, छिपाना,
ये जरूरी है, यानी कि वो किसी गार्जियनशिप में होनी चाहिए। दूसरा आता है कि ऐसा करने का आशय वो किसी अन्य के साथ संभोग करने का हो, यानी कि उसको जो फुसला कर ले जा रहा है कि वो किसी के साथ अयुक्त संभोग है, तो उसके लिए यहाँ पे आता है वो चीज़ जरूरी होनी चाहिए। इस बात की जानकारी होना कि वो किसी अन्य की विवाहित पत्नी है। ये तीनों चीज़ें होना आवश्यक है इस धारा के लिए। इसमें एक केस था कामेटकर बनाम पंजाब राज्य 1957 का। इसमें पत्नी ने स्वेच्छा से अपने पति को छोड़ दिया था और वह अभियुक्त के साथ रही। यह धारणा किया गया कि पत्नी की इच्छा होते हुए भी अभियुक्त ने फुसला कर ले गया, उसे निरुद्ध रखा गया। भाई यहाँ पे उसका डाइवोर्स तो हुआ नहीं है ना भाई, तो फुसला कर क्यों ले गया? ये माना जाएगा फुसला कर ले गया, उसे निरुद्ध रखा गया है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 85 जो 498 हुआ करता है, किसी महिला के पति या नातेदारों के द्वारा उसके प्रति क्रूरता। अभी हमने पढ़ा था ना डाउरी डेथ के बारे में, तो डाउरी डेथ में एक क्रूरता शब्द आया था कि विवाह मतलब डेथ के पहले उसके साथ क्रूरता की गई हो, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताता है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? यहाँ पे जो महिला के पति है, पति के नातेदार, उसके ऊपर रहेगा कि उसके साथ क्रूरता नहीं की गई थी। अगर यहाँ पे से क्रूरता की जाती है 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। यहाँ पे कहता है कि क्रूरता क्या मतलब क्या होता है, तो क्रूरता का मतलब क्या होता है कि कोई जानबूझकर किया गया कोई आचरण, यानी कि उसके पति या नातेदारों को कोई जानबूझकर ऐसा आचरण किया जा रहा है कि जिससे वह महिला क्या करे, वो उसको उकसा सके, यानी कि महिला प्रेरित हो सके आत्महत्या करने के लिए। महिला के जीवन या अंग स्वास्थ्य को चाहे मानसिक या शारीरिक हो गंभीर क्षति या खतरा कारित हो सके, इस तरीके से जानबूझकर कोई ऐसा आचरण करता है उसके पति या नातेदारों द्वारा, तो यहाँ पे यह कहलाएगा कि उन्होंने क्रूरता की है। अब एक केस है पीवी भिक्षदापति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पे शराब पीकर आना, उसको पीटना, इसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा बताया गया है, तो आप पढ़ लीजिए। दूसरा आता है यहाँ पे किसी महिला को तंग करना या उसे संबंधित किसी व्यक्ति के साथ संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिवत मांग के पूरी तरीके प्रपीड़ित करने की दृष्टि से संबंधित व्यक्ति का मांग करना। अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगा, ये आप देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो पहला सब सेक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद था यहाँ पे सेक्शन नंबर 87 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहता है विवाह आदि करने के विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत करना या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। अब यहाँ पे अपहरण की बात करता है, यानी कि जो किसी महिला को इस आशय से यहाँ पे उसको व्यपहरण करना कि उसके साथ हो सकता विवाह करना हो या फिर उसके साथ एल्सिट इंटरकोर्स करना हो या संभोग करने की बात आती है, या फिर वो अन्य के साथ संभोग करे इसलिए उसको व्यपहरण कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या 10 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। केस लो है, केस लो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गर्भपात करने के विषय में अब यहाँ पे गर्भपात की बात आती है। गर्भपात का मतलब क्या होता है कि गर्भाधान अवधि पूर्ण होने के पूर्व किसी अविकसित बच्चे को माता या भ्रूण से बाहर निकाल देना, यानी फोडेश को बाहर निकाल देना। अब देखिए गर्भपात का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो 9 महीने के बाद होती है, ठीक है। लेकिन 9 महीने के पहले, यानी कि हो सकता है 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में अगर ये ऐसा चीज़ किया जाता है, भ्रूण को बाहर निकाला जाता है गर्भ से, तो वो क्या कहलाता है? वो गर्भपात कहलाता है। और गर्भपात करना एक अपराध है, ठीक है। अब एक चीज़, एक टर्म आती है, इसमें शब्द रहेगा आपको स्पंदन गर्भ। स्पंदन गर्भ का मतलब क्या होता है कि उस अनुभूति से कहते हैं जो गर्भावस्था के चौथे 5वें महीने से प्रतीत होता है, यानी कि तीसरे महीने हो सकता है, चौथे महीने, 5वें महीने में हो सकता है। इतने के अंतर्गत जो आता है, जो अनुभूति होती है उस स्त्री को गर्भधान के दौरान, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? स्पंदन गर्भ, यानी कि ना तो पूरी तरह से विकसित होता है और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का उसमें रहता है, ठीक है। तो ये स्पंदन गर्भ कहलाता है। अब अपवाद की बात करते हैं। अपवाद स्त्री का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है कि अगर स्त्री का जीवन बचाना हो और उसके लिए गर्भपात करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे गर्भपात नहीं किया सकता। ये सेक्शन 88 है जो कहता है गर्भपात करना, जो गर्भवती महिला की स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यानी कि जो महिला की भी अगर इच्छा है फिर भी यहाँ पे गर्भपात किया जा रहा है तो 3 वर्ष की सज़ा होगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि महिला स्पंदन गर्भ हो तो 7 वर्ष तक की सज़ा होगी, ठीक है। और जो महिला स्वयं अपना गर्भपात करती है वो इस धारा में आती है, यानी कि स्वयं गर्भपात करेगी तब भी इस धारा के अंतर्गत उस महिला को भी दंडित किया जाएगा। और यहाँ पे एक केस है हासी मोहन बर्मन बना असम राज्य। यहाँ पे कहा गया बिना सहमति के गर्भपात अगर किया जाता है तो राजीनामा योग्य नहीं है, उसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 89, महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना। यानी कि ऊपर वाले सेक्शन में तो महिला की सहमति भी थी, लेकिन अब यहाँ पे सहमति नहीं है और बिना सहमति के अगर किया जा रहा है तो महिला स्पंदन गर्भ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने गर्भपात किया है तो 10 वर्ष तक की सज़ा होगी आपको। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 90 जो कहता है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। यानी कि आपने क्या किया कि गर्भपात करने के आशय से आपने कोई एक्ट किया और उसमें उस महिला की मृत्यु हो गई, तो आपको कितनी सज़ा होगी? यदि महिला की सहमति थी और फिर मृत्यु हो जाती है तो 10 वर्ष तक की सज़ा, और सहमति नहीं थी तो आपको 10 वर्ष की सज़ा होगी और आजीवन कारावास तक होगी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 91 जो बात करता है कि बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म पश्चात उसकी मृत्यु करने के लिए आशय से किया गया। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा कोई एक्ट कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है जिससे जो गर्भ में बालक है, जो बच्चा है, वो बाहर ना निकल जीवित पैदा ना हो सके। उसको हो सकता है महिला को कोई दवा दे रहा हो, जहर दे रहा हो ताकि बच्चा जीवित ना पैदा हो, या फिर अगर उसका जन्म हो गया है तो उसकी मृत्यु कार्य करने से संबंधित कोई ऐसा कार्य करता है तो यहाँ पर 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है ना। माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से अगर नहीं किया गया तब की बात कर रहा है। अगर माता के जीवन को बचाने के लिए किया गया तब तो यहाँ दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 92 जो बात करता है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव आजाद बालक यानी कि अनबॉर्न चाइल्ड की मृत्यु कारित करने के लिए यहाँ पे बात करता है, तो यहाँ पे 10 वर्ष तक की सजा होगी। अब बालक से संबंधी अपराध की बात करते हैं, सेक्शन 93 to 99 है। यहाँ पे सबसे पहला आता है कि देखिए अगर कोई भी बालक है तो उसका जो हम माता पिता जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनकी ड्यूटी क्या होती है कि जब तक वो वयस्क ना हो जाए तब तक उनके बच्चों की देख रेख करना, उनका भरण पोषण करना, इस तरीके से। लेकिन यदि ऐसे बच्चों को उसमें मुक्ति पाने की आशा से कहीं आरक्षित छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं ऐसे माता पिता, तो उनको दंड दिया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आता है 93 जो कहता है बालक के माता पिता उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा, यानी या तो माता पिता होंगे या फिर दूसरे उनकी देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति है। अगर 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है और उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है किसी ऐसे स्थान पर ताकि वो मर जाए या फिर कहीं चला जाए, तो उसको 7 वर्ष तक की सज़ा होगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस धारा का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस धारा का उद्देश्य क्या है कि छोटी आयु के शिशुओं को माता पिता द्वारा त्याग और आछी छोड़े जाने से उन शिशुओं की रक्षा करना। यानी कुछ लोग तो होते हैं कि छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दंडित किया गया है, दंडनीय प्रावधान की बनाया गया है। अब अपवाद की बात करते हैं तो शिशु को अन्य व्यक्ति को देख रेख में छोड़ना इस धारा का अपराध गठित नहीं करता। यानी कि माता पिता अगर किसी की अवरक्षा में छोड़ रहे हैं, किसी उसकी देख रेख में किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आरक्षित छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है। ठीक है, इस धारा का अधीन अपराध नहीं कहलाएगा। सेक्शन नंबर 94 कहता है कि मृत शरीर को गुप्त बयान द्वारा छुपाना। यानी कि जब कोई किसी बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका बयान करके, चाहे से बालक की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व हुई हो या पश्चात हुई हो, जन्म के दौरान हुई हो, तो यहाँ पे अगर उसको जानवर को छिपाएगा तो 2 वर्ष की सज़ा होगी। उसके बाद सेक्शन 95 जो नया जोड़ा गया था, यहाँ पे क्या कहते हैं अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना। अब किसी अपराध को करने के लिए अगर आपको किसी बालक को यानी 18 वर्ष से कम आयु किसी बच्चे को आप नियोजित कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 10 वर्ष तक हो सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 96 बालक का उपापन की बात करता है। जो कोई बालक अन्य से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विशुद्ध कर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ए है, एक किसी बालक को जो 18 वर्ष से कम आयु है, जो अब बालक में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी के साथ आयुक्त संभोग करने के लिए ऐसे विवश करता है, संभाव वहाँ पर करता है, विशुद्ध करता है, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है? 10 वर्ष तक की पनिशमेंट है। उसके बाद आता है बालक से संबंधित एक और आता है कि 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी के आशय से उसका व्यापारण। यानी कि 10 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है, उसने मान लीजिए गले में सोने की चैन पहनी हुई है, तो उसका आप व्यापारण कर लेते हो। व्यापारण किस चीज़ के लिए करते हो? ताकि उसका जो चैन है उसको चोरी किया जा सके, तो उसके लिए आपको 7 वर्ष तक की सज़ा होगी। अब वेश्यावृत्ति आदि के लिए बालक को बेचते हो तो उसके लिए आपको 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, ये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है कि जबकि 18 वर्ष से कम आयु की महिला को किसी वेश्या, किसी अन्य व्यक्ति जो वेश्या की चलाता है, उसको प्रबंध करता है, उसको अगर आप बेचते हो, ठीक है, यहाँ पे जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि आप वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए दी गई है, ठीक है, इसके लिए हम बात करता है ये।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 799 जो वैश्यावृत्ति आदि प्रयोजन बालक को खरीदते ऊपर बेचने के बाद थी। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसको 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये रहा आपका। अब उसके बाद ये हमारे चैनल्स हैं, कौन कौन से आप वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हो। फेसबुक पेज में भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, लॉ बाई आशीष सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब लेक्चर्स में देख सकते हो लीगलाइजेशन सर। इंस्टाग्राम अकाउंट में अगर कोई डाउट आता है लीगलाइजेशन सर, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अगर PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा अभी